8वीं सदी के दौरान बगदाद मिडिल ईस्ट का लर्निंग सेंटर था, जहां इस्लामिक स्कॉलर्स साइंस, खगोल शास्त्र, फिलॉसफी इत्यादि के बारे में शोध करते थे और संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करके उनको अरबिक में ट्रांसलेट करते थे। पर्शिया के मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा भी कहा जाता है, उन्होंने भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के बीज गणित के सिद्धांतों को अरबिक में ट्रांसलेट किया था। यह समय इस्लाम का स्वर्णिम युग था, जब मिडिल ईस्ट में ज्ञान की गंगा बह रही थी। अब इसमें यूरोपियंस भला कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी इसी तर्ज पर अरबिक में लिखी पुस्तकों को अपने यहाँ ले जाकर उनको यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेट करने का काम किया। एक समय अंधकार युग में जी रहा पूरा यूरोप 13वीं सदी आने तक ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो गया। यूरोप के इसी कालखंड को रिनेसां पीरियड कहा जाता है। भारत से निकली ज्ञान की यह रोशनी पहले मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप पहुंची। इसलिए पहले मिडिल ईस्ट भारत को लूटने आया और फिर यूरोप, क्योंकि हर कोई इस भारत भूमि को पाना चाहता था। ज्ञान की इस रोशनी का स्रोत थे हमारे गुरुकुल, और यहाँ की वह गुरुकुल व्यवस्था जिसने सबसे पहले दुनिया को हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का कॉन्सेप्ट दिया था। ये वही गुरुकुल हैं जिन्होंने यह तय किया था कि शिक्षा के क्या मापदंड होने चाहिए और गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। यही नहीं, इसी गुरुकुल व्यवस्था ने डिबेट यानी शास्त्रार्थ के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। ये वही गुरुकुल हैं जिन्होंने भारत भूमि को श्री राम, श्री कृष्ण जैसे महापुरुष और आर्यभट्ट, पाणिनि, चाणक्य, वराहमिहिर जैसे जीनियस दिए। आइए जानते हैं कि कैसी थी इन गुरुकुलों में शिक्षा व्यवस्था, वहाँ शिष्यों की दिनचर्या क्या हुआ करती थी, वहाँ कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, गुरुकुलों को खत्म करने में अंग्रेजों की क्या भूमिका थी, और आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था से कौन सी चीजें अपनानी चाहिए। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का कुल, यानी गुरु का परिवार। गुरु और शिष्य का संबंध एक परिवार की तरह होता था, इसलिए इसको गुरुकुल कहा जाता था। इस गुरुकुल के 3 मुख्य स्तंभ थे, गुरु, शिष्य और आश्रम, जहाँ शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुरु वह होते थे जो गुरुकुल का संचालन करते थे, अपने शिष्यों को लौकिक और पारलौकिक जगत के ज्ञान से अवगत कराते थे और शिष्यों के शोध में उनका मार्गदर्शन करते थे। वही शिष्यों का कार्य होता था गुरु के कार्यों में उनका हाथ बटाना और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करना। इस प्रकार गुरुकुल एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ गुरु और शिष्य मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे। गुरुकुल का संचालन करने वाले गुरु को कुलपति कहा जाता था, जिसको आज हम इंग्लिश में वाइस चांसलर कहते हैं। जब गुरुकुल में किसी शिष्य का एडमिशन होता था तो उससे पहले उसका उपनयन संस्कार होता था, जिसको यज्ञोपवीत या जनेऊ भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार मानव जीवन के 16 संस्कारों में से एक है, जो किसी बालक की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस संस्कार के बाद शिष्य ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते थे और गुरुकुल में प्रवेश करते थे। इसके बाद गुरुकुल के सभी शिष्यों की एक समान दिनचर्या होती थी, जिसका वे सभी पालन करते थे। सबसे पहले शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पास के नदी में स्नान करते थे। उसके बाद आश्रम में वापस लौटकर वहां योगाभ्यास किया जाता था। उसके बाद 3 से 4 घंटे तक कक्षाएं चला करती थी। फिर सभी शिष्य भिक्षाटन पर निकलते थे और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उसका भोजन करके कुछ देर विश्राम करते थे। इसके बाद फिर से कक्षाएं चलती थीं, जो शाम तक समाप्त होती थीं। संध्या के समय पूजा इत्यादि का प्रसाद ग्रहण करके शिष्य अपनी जगह पर लौट जाते थे। इसके बाद रात का भोजन होता था और फिर सभी शिष्य सोने के लिए चल देते थे। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि गुरुकुल में 18 विषय पढ़ाए जाते थे। चलिए जानते हैं कि गुरुकुल का सिलेबस क्या होता था, वहाँ कौन से विषय पढ़ाए जाते थे और इन विषयों की कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन शिष्य किया करते थे। गुरुकुल में गणित, संगीत, भाषा, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, शिल्पकला, युद्ध कला, ज्योतिष विज्ञान जैसे 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह सभी विषय वेदों के ही अंग थे और इनको उपवेद कहा जाता था। हर एक वेद से एक उपवेद निकला है और उससे उनकी कई शाखाएं निकलती हैं। यह उपवेद एक प्रकार से सेकेंडरी नॉलेज का सोर्स है। जैसे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से आयुर्वेद नाम का उपवेद निकला है, जो कि हमारी प्राचीन मेडिकल साइंस का आधार है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिस पर हमारी प्राचीन युद्ध कला आधारित है।
इसी प्रकार संगीत की कला निकली है गांधर्व वेद से, जो कि सामवेद का उपवेद है। भारत में शास्त्रीय संगीत का आधार गांधर्व वेद ही है। इसके बाद आता है अथर्ववेद, जिससे स्थापत्य उपवेद निकला है। यह एक बहुत बड़ा उपवेद है जो मानव जीवन से जुड़े कई पहलू जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति, शिल्पकला इत्यादि के ज्ञान का भंडार है। इन विषयों से जुड़ी कुछ पुस्तकें भी हुआ करती थीं जिनको गुरुकुल के सिलेबस में पढ़ाया जाता था। ऋग्वेद से निकले आयुर्वेद पर आधारित मुख्य पुस्तकें थीं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, शांगधर संहिता इत्यादि। समय के साथ जो नई पुस्तकें लिखी जाती थीं उनको भी सिलेबस में जोड़ दिया जाता था। सामवेद से निकलने वाले उपवेद गांधर्व वेद पर आधारित मुख्य पुस्तक थी संगीत रत्नाकर, जो संगीत से जुड़े नियमों पर आधारित थी। युद्ध और शस्त्र विद्या का ज्ञान देने वाला धनुर्वेद, जो कि यजुर्वेद का उपवेद है, उसकी मुख्य पुस्तकें धनुर्वेद संहिता और नीति प्रकाशिका थी। फिर इसके बाद अथर्ववेद से स्थापत्य वेद आया है, जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। इसमें राजनीति, कूटनीति, शासन करने की कला इत्यादि का ज्ञान मिलता है। यह विषय शिष्यों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते थे और उनके व्यक्तित्व निर्माण को सही आकार देते थे। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था रटने पर नहीं बल्कि करके सीखने पर आधारित थी, इसलिए शिष्यों का पूर्ण विकास होता था। गुरुकुल से उत्तम शिक्षा प्राप्त करके जो छात्र आते थे उनमें से ही आर्यभट्ट, चाणक्य, पाणिनि, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे जीनियस निकले थे, जिनके कार्यों ने भारत को साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, लैंग्वेज, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स इत्यादि में विश्वगुरु बनाया था। लेकिन गुरुकुल की इस शिक्षा व्यवस्था पर तब ग्रहण लग गया जब इंग्लैंड रूपी राहु ने इस पर अपनी टेढ़ी नजर डाली। अंग्रेजों के आने से पहले जिस भारत की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का 35% थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1947 में अंग्रेजों के जाने के समय भारत का दुनिया की जीडीपी में योगदान केवल 4% रह गया। किसी देश को उसकी संस्कृति को चोट पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है वहां की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर देना, और यही काम किया अंग्रेजों के नुमाइंदे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने। यह नाम भारतीय इतिहास में नया नहीं है, हम सबने इसके बारे में सुना है। मैकॉले का ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया वह बहुचर्चित भाषण आज भी हमारी लाचारी, हमारी आंतरिक गुलामी का शर्मनाक आधार है। मैकॉले का स्पष्ट कहना था कि भारत को अगर हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो इसकी सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। तभी इस देश में शरीर से भारतीय लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। इसके लिए 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया, जिसकी ड्राफ्टिंग मैकॉले ने की थी। लेकिन उसके पहले उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था। G.W. लूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है, और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 100% साक्षरता है। इस साक्षरता का आधार थे हमारे गुरुकुल, जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। गुरुकुलों के रहते अंग्रेज भारत पर राज करने के अपने उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाते, इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैरकानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो भी गैरकानूनी हो गई। फिर संस्कृत भाषा को गैरकानूनी घोषित करके इस देश के गुरुकुलों को खत्म कर दिया, उनमें आग लगा दी, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को मारा पीटा और जेल में डाला। फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया। इसके बाद अंग्रेजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोली गईं, जिनमें शिक्षा के बहाने भारतीयों को गुलाम बनने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। ऐसे गुलाम जो शक्ल से भारतीय थे लेकिन सोच, विचार और कर्म से अंग्रेज। आज भी हमारा जीवन लगातार 7-8 घंटे स्कूल की बेंच पर बैठने से शुरू होता है और उसके बाद ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे रिटायरमेंट होने तक चलता रहता है। ना तो हम अपने धर्म से जुड़े रह सके और न ही अपने संस्कारों से। गुरुकुल व्यवस्था के खत्म होने के बाद के 100 सालों के अंदर
हम विश्व गुरु से एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनकर रह गए। लेकिन आज भी गुरुकुल शिक्षा को लागू किया जा सकता है। हाँ, अब बिल्कुल वैसी व्यवस्था तो ला पाना संभव नहीं है क्योंकि अब समय काफी बदल चुका है, लेकिन फिर भी गुरुकुल की कुछ चीजें हैं जो हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में लागू कर सकते हैं। जैसे प्रकृति के निकट रहकर पढ़ाई करना। बंद क्लासरूम्स में पढ़ाई करने से अच्छा है कि खुली हवा में क्लासेस लगाई जाए। जैसे गुरुकुल में अक्सर पेड़ों के नीचे, नदियों के किनारे क्लासेस लगा करती थीं। इसके अलावा विद्यार्थियों को एक निश्चित क्लास के बाद अपनी रुचि के अनुसार विषय पढ़ने की छूट मिले। विषयों को केवल साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की सीमा में ना बांधा जाए। रटने के बजाय ज्यादा से ज्यादा करके सीखने पर जोर दिया जाए, जिससे विद्यार्थियों में अपने विषय के प्रति रुचि और भी बढ़ सके। सभी विद्यार्थियों के लिए धर्म और युद्ध कला का ज्ञान अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे हर छात्र अपने धर्म से जुड़ा रहे और देश के लिए एक सैनिक के कर्तव्य की पूर्ति भी कर सके। ऐसे कुछ छोटे छोटे बदलाव करके आज हम समाज में व्याप्त निराशा, अधर्म, तनाव जैसी स्थितियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हमें गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की ओर लौटना होगा, तभी हम भारत की वह खोई हुई अस्मिता को वापस पा सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार। जय महाकाल।